हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। उसका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को हुआ है और मेरे पास 28 है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। कुछ ऐसा पूरे क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था और 2 क्वेश्चन है वो मिसिंग है। अगर आपको कोई क्वेश्चन के बारे में पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश और फिर ईएसआई डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, ईएसआई ईआरडी, और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। अभी इंग्लिश का जो ओवरऑल पेपर है वो आप जो एक्सपेक्टेड लाइन है उस पर ही बोल सकते हैं। जो ऐसे आया था, प्रीसी आया था, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे। उसमें आपको पता ही है कि सबको है 55 से 63 के बीच में आसपास मार्क्स आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, अगर वर्ड लिमिट को आपने नहीं क्रॉस किया है और अच्छे से लिखा है, टेक्निकली साउंड लिखा है, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या था क्वेश्चन। ऐसे हमारा 500 टू 520 वर्ड्स में पूछा गया था, तो आप 480, 460, 500 जितने तक लिखना है आप लिख सकते हो। पर उसमें जो है टेक्निकली साउंड होना चाहिए, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो और जो आर्टिकल वाली मिस्टेक्स है वो कंपेरेटिवली कम होनी चाहिए, तभी आप जो ज़्यादा मार्क है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 थे, मुझे याद है वो वाले कि एग्रीकल्चर क्रेडिट पे था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का इम्पैक्ट क्या होता है, वो वाला एक ऐसे था। फिर था रोल ऑफ रूरल यूथ इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इश्यूज, तो ये था। तो इसमें ऐसा पूछा है कि यूथ का रोल बताना है, तो यूथ क्या कर सकता है, तो वो आपको एजुकेशन में क्या कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर सकता है और सोशल इश्यूज में क्या कर सकता है, वो बताना था आपको। ये जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली इजी है। आप इसमें अब आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा इसके बारे में, तो वो भी लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट भी कंपैरेटिवली इजी ही है। और लास्ट वाला था फिशरीज के बारे में, क्योंकि फिशरीज एज अ सेक्टर के बारे में आपको लिखना था। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो नहीं पता है, पर जो भी थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था ऐसे था एक्सपेक्टेड लाइन पे, उतना कुछ उसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं था। आई थिंक लास्ट एक था जो कोई आई थिंक फिलोसॉफिकल ऐसे टाइप ही था कि उन्होंने कुछ एक कोट दिया था और उस कोट के बेसिस पे आपको कुछ लिखना रहता था। तो जनरली जो फिलोसॉफिकल एसेज है वो यहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो उसमें कंटेंट रहता है वो जल्दी से मिल नहीं पाता है, उसमें थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो लोग जो है वो ये स्टैटिक वाले क्वेश्चन है या फिर जो जेनेरिक वाले क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीसी। तो प्रीसी 120 वर्ड में आपको लिखना था। इथियोपियन वाटर क्राइसिस पे एक सिंपल सा आपको जो है पैराग्राफ दिया गया था। बड़ा नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का पैराग्राफ था और आपको उसको 120 वर्ड में समराइज करना था, ठीक है। कंपैरेटिवली इजी था, उसमें कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होगा लोगों को। नेक्स्ट है लेटर, जो 200 टू 220 वर्ड्स में लिखना था। 3 लेटर का जो थीम है वो मुझे पता है, वो बता रहा हूँ। फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, उसको आपको जो कस्टमर सपोर्ट का जो मैनेजर था उसको वो लेटर लिखना था कि मुझे जो फॉल्टी डिवाइस है उसके लिए रिफंड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था म्यूनिसिपल ऑफिस में आपको कंप्लेन करनी थी कि आपके घर के आसपास है वो गड्ढे हो गए हैं, तो आप उसके बारे में कुछ करिए, ठीक है। और नेक्स्ट है लेटर टू न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को कुछ ओपिनियन या ऐसा कुछ के बारे में कुछ लेटर लिखना था, वो भी अवेलेबल था, ठीक है। तो ये भी लेटर है, उसमें भी 200 टू 20 वर्ड। जनरली वो 150 पूछता था पहले, पर जो है वो लिमिट बढ़ा दी गई है तो इसमें। और ऐसे में भी ऐसा ही था कि ऐसे में पहले 300 टू 350 आता था, 400 भी पूछते थे पर 400 से ऊपर नहीं जाता था। पर इस बार 500 टू 520 कर दिया है। आरबीआई में भी आपने देखा कि 600 वर्ड का 2 साल से आ रहा है। तो ये जो लेवल है, जो टाइपिंग लेवल, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि प्रेसी है वो कंपेरेटिवली दोनों में, आरबीआई और नाबार्ड दोनों में ही कंपेरेटिवली ईजी आई थी, वरना जो प्रेसी आती है वो काफ़ी लेंथी देते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो आई होप आप सब लोगों ने टाइटल दिया हुआ होगा कि टाइटल इसमें बहुत नेसेसरी है। अगर प्रीसी में टाइटल नहीं दिया तो काफ़ी मार्क कट जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपने टाइटल दिया हो, ठीक। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईएसआई और ईआरडी और डिस्क्रिप्टिव में। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन था वो सब आई थिंक ऑल राइट ही था।
इसमें आप सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जो आप हम बोल सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट बोल सके, ऐसा हो कि जिसमें स्वामित्व और विश्वकर्मा के बारे में पूछा था। क्योंकि विश्वकर्मा के बारे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ भी, पर स्वामित्व है उसके बारे में कुछ उतना पब्लिकली इतना पता नहीं होता, या फिर उतना इम्पोर्टेंट जो है वो स्कीम नहीं है, पर फिर भी उसको आपको 5 मार्क में लिखना था। तो उसमें जो है थोड़ा क्रिएटिविटी लाना था। उसका जो स्कीम का है वो आउटकम लिख दिया आपने, या फिर ऑब्जेक्टिव में जेनेरिक थोड़ा लिख दिया। जो पता है वो लिखना है और उसके आसपास जो फर्दर अपने पास है वो लिखना है। तो ऐसे करके उसको टैकल करना रहता था। दूसरे जो क्वेश्चन थे आई थिंक वो सिमिलर लाइन पे ही थे, कंपेरेटिवली हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। पर वही आपने इसमें कितना अच्छे से अपना जो पॉइंट है वो प्रेजेंट किया है उस पर ये डिपेंड करेगा। कि उसने बोला है कि आपको डेटा प्रोवाइड करना है, तो आपको डेटा प्रोवाइड कुछ तो डेटा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो इस बार गेम चेंजर है वो यही डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी चेंज हो गया है अभी, और काफ़ी चेंजेस ला भी। जो क्वेश्चन पहले हमें मिल जा रहे थे कि पीआईबी में से पूछा है, कि पीआईबी में से यहाँ से उठाया है, कि ये स्कीम है वो अभी बहुत सारी वो न्यूज़ में थी तो उसमें से उठाया है, तो उसका जो चांस था वो इस बार उन लोगों ने काफ़ी कम कर दिया है। तो जो मेन गेम रहता है हमारा वो इंग्लिश का रहता है, और दूसरा है ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत एक्सेलेंट लिखा है, तो आप इसमें 45 मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एवरेज लिखा है तो 35 टू 40 मार्क्स के बीच में आपको आ सकता है, और अबव एवरेज लिखा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40, 41, 42 भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी था। इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको सोचना पड़े कि मैं इसमें क्या डाल सकता हूँ, बाकी आप सब में वो है कुछ ना कुछ डाल सकते थे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। ये कंपलसरी क्वेश्चन था, आप बोल सकते हैं ये एआरडी का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का जो स्टैटिक है उसका क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि वैसे इसमें आप करंट रेलेवेंसी डाल ही सकते हैं, क्लीन प्लांट प्रोग्राम आ गया था, या फिर MIDH जो स्कीम थी वो आ गई थी, तो वो सब इसमें आप कोट करके जो है अपना जो आंसर है वो अपना बेटर बता सकते हैं, ठीक है। क्या था तो इसमें हॉर्टिकल्चर में रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर 3 बड़े बड़े हेडिंग आएंगे कि रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फिर लिखा रोल ऑफ वैल्यू एडिशन, और लास्ट में लिखा रोल ऑफ सप्लाई चेन। ऐसा कर दिया और लास्ट में आपने वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। 600 जो वर्ड है उसका क्वेश्चन था, 15 मार्कर है तो 600 वर्ड, ठीक है। अच्छे से लिखा होगा। इसमें आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो इसमें ही आ सकता है कि ओवरलैप ना हो जाए कुछ, कि वैल्यू एडिशन में भी सिमिलर आपने बेनिफिट्स लिख दिया और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपने सिमिलर लिख दिया, तो वो जो था वो आपको थोड़ा बैलेंस करना रहा है उसमें। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम 2014 to 24 इंडिया हैज गॉन थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन लिस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव विथ प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि आपको थोड़ा थोड़ा डेटा बताना है, आउटकम क्या हुआ है वो बताना है। तो जो भी हमारी पहले तो आप लिख सकते थे कि इंट्रोडक्शन में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, और अभी जो लेवल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो क्या है। फॉर एग्जांपल नाबार्ड का अभी जो रिपोर्ट आया है, जो क्या सोफी रिपोर्ट या ऐसा आया है, उसमें बताया गया है कि 51.3% ऑफ द पीपल हैव गुड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसा लिखा है उसमें। तो वो आप ऐसा कोई डेटा है वो कोट करके आप बता सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये अभी है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपको पता ही होगा कि जनधन लिख दिया आपने, अटल पेंशन योजना लिख दिया, सुरक्षा बीमा योजना लिख दिया, फिर UPI लिख दिया, ULI लिख दिया। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गए, और उसके बारे में फिर आपको कुछ भी जो आपको उसके बारे में कोई भी डाटा आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ RBI है, उसने अभी नया ट्रिनिटी बना दिया है, जैम, UPI और ULI, ऐसा करके आप अपने जो क्वेश्चन है उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपके। अभी वही होता है कि आपने कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, उसके बेसिस पे आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला। और थर्ड है इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो ये भी स्टैटिक का ही पार्ट हो गया। इसमें लॉन्ग टर्म आ जाएगा, शॉर्ट टर्म आ जाएगा, SCDCBs आ जाएगा, फिर पैक्स आ जाएगा इसमें भी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाएगा। तो इन सब के बारे में आपको पता ना था।
शॉर्ट टर्म है उसमें पैक्स आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप अटेम्प्ट करोगे, वरना जो ये वाला क्वेश्चन है वो आई थिंक बेटर अटेम्प्ट रहता है जनरली लोगों के लिए, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, काफ़ी नोन चीज़ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड भी हो गया, वो भी हो गया, तो सब इसमें आप लोगों को पता रहता है, तो कंपलसरी वाला तो करा ही होगा। और अगर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप काफ़ी याद करके लिख पाए होंगे, ठीक है। तो ये हुआ 15 मार्कर, इसको हम इजी टू मॉडरेट ही मान सकते हैं, अपने आप को कैसे अच्छे से एक्सप्रेस किया है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 10 मार्कर। 10 मार्कर में जो सबको लगा कि इसमें क्या लिखे, तो वो यही एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा ही सबको प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि विश्वकर्मा है, इस पर आप अच्छे से लिख पाओगे कि काफ़ी डेटा आपके माइंड में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब आप इसमें से लिख पाए होंगे। आई डोंट थिंक इसमें इतना प्रॉब्लम हुआ होगा, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो स्वामित्व में हुआ होगा, पर वो भी आपको जो फॉर्डर है उसको टैकल करना रहता है, जैसे मैंने आपको बताया आगे, ठीक है। तो ये एम एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था। 10 मार्क, ये इसमें 5 मार्क दिया था और इसमें भी 5 मार्क दिया था, 5+5 ऐसा लिखा था उसने, ठीक है। तो ये 5-5 मार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमने, जो हमारी मॉक है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था वो हम बता देते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर वाला है, तो हॉर्टिकल्चर के बेसिस पे हमने 600 मार्क का हॉर्टिकल्चर का जो है एग्रीकल्चर में क्या वो है इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं वो पूछा था, और उसका इंपॉर्टेंस भी पूछा गया था, तो वो भी आई थिंक आप उसको कवर्ड मान सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सब ने डाला ही होगा क्वेश्चन, तो इसमें सब बता सकते हैं कि हमारे मॉक्स में से आया ये वो, तो वो ये सब क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, पर इसमें वही प्रॉब्लम वही है कि आपने अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस किया है और कितना अच्छा डेटा प्रोवाइड किया है, उससे ही आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है। फिर रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हमारे में अवेलेबल था। फिर शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सबको पता है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर का, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है वो पता होना चाहिए। तो वो भी आई थिंक मोस्टली पीपल के जो मॉक है उसमें अवेलेबल था, हमारे में भी अवेलेबल था वो। फिर है एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन था सिमिलर। अभी जो बहुत सारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में चेंजेस आए हैं, चेंजेस या फिर उनको प्रमोट किया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो वो जो पीएबी में है तो उसका एक्सप्लेनर भी आया हुआ है स्टोरेज के बारे में, तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था। अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसमें इसका प्लस और माइनस क्या है, फिर अगेन उसमें आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव डाल के उसको थोड़ा करंट का है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे। अगेन ये क्वेश्चन है वो थोड़ा आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ मान सकते हैं, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन ही मान सकते हैं। तो मोस्टली लोगों ने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वही अटेम्प्ट किया होगा आई थिंक। तो ये हुआ 10 मार्कर भी हो गए और 15 मार्कर भी हो गए। आई डोंट थिंक डिस्क्रिप्टिव में लोगों को उतना प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर आपने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अगर आप 10 to 20% जो रेंज है वर्ड लिमिट का, यानी कि आपने अगर 600 है उसमें 450 प्लस 480 प्लस लिखा है, 500 तक लिखा है, 550 तक लिखा है, तो आपका गुड अटेम्प्ट है। जो 400 वाला है उसमें आपने अगर 300 to 350 के रेंज में लिखा है वो भी आपका गुड अटेम्प्ट है। आपका क्वालिटी ऑफ अभी कैसा है उसके बेसिस पे आपको प्लस माइनस 4-5 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव। अभी जो मेन चीज़ है वहाँ पे आते हैं, मेन है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च करके ट्राई किया है कि जो भी सारे क्वेश्चन है वो सिमिलर लाइन पे आपको मिल जाए। और अभी जो 1 मार्कर है वो 10 के 10 अवेलेबल है हमारे पास। जो 2 मार्कर है उसमें 2 क्वेश्चन मिसिंग है जैसा मैंने आपको बताया। तो ऑब्जेक्टिव कैसा था वो पहले बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो उनका जो मेन पाथ रहता था कि हम 2-3 स्कीम वाले जो पैराग्राफ है वो पूछ लेंगे और 2-3 है हम जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एग्रीकल्चर जो स्टैटिक होता है उस पे से कुछ पूछ लेंगे। तो उनसे वो लोग ने दूसरा रोड अभी ले लिया है कि ये जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं वो हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने जो है एनुअल रिपोर्ट्स थी रूरल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक सर्वे था, फिर बजट था, उन सब में मैंने जो पैराग्राफ है वो ढूंढने का ट्राई किया। वहाँ पे डेटा तो मिल जाएगा कहीं कहीं पे, पर अगर प्रॉपर पैराग्राफ मिले तभी पता चले कि ये चीज़ें कहाँ से कैसे वो जो एग्जामिनर है वो सोच रहा है वो पता चले। पर ये जो पैराग्राफ है वो काफ़ी थोड़े हम रैंडम साइड बोल सकते हैं कि
सपोज एग्री फॉरेस्ट्री वाला पैराग्राफ है तो स्टैटिक वाला पैराग्राफ तो चलो नहीं मिलेगा, पर अगर वो नाबार्ड का CDF वाला पैराग्राफ है जो वो हो गया, तो वो सब चीज़ें हमें जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं वहाँ पे जल्दी से नहीं मिल पा रही है, जो पैराग्राफ है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगर वो प्रॉपर पैराग्राफ मिल जाए तो भी हम सोच सकते हैं कि ये आंसर आ सकता है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें डाइसी है, क्या आंसर आ सकता है वो हमें पता नहीं है, पर जो लाइन ऑफ क्वेश्चन है कि थीम ऑफ क्वेश्चन है वो आई थिंक इसमें सब कवर हो गया है। मोस्टली क्वेश्चन का 1 मार्कर तो कंपेरेटिवली 1 मार्कर है वो 1 लाइनर ही थे, पर वही तो जो हम क्या बोलते हैं कि डेटा को प्रिपेयर करो, डेटा को अच्छे से याद रखो, तो डेटा पूछा था इन लोगों ने, पर कैसा डेटा पूछना है वो उनके हाथ में है। अभी उन्होंने पूछा था कि पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो हम मान सकते हैं कि थोड़ा बेसिक डेटा है, कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर में कितने लोग डिपेंडेंट है, जो 45 to 58 के आसपास है वो वाला, तो वो भी ठीक ठाक है। पर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछा था, या फिर जो नाबार्ड वाला क्वेश्चन था, या फिर इंडिया में कितने SEZs है वो पूछा था, तो वो जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली छोड़ने लायक थे कि आपको कुछ पता नहीं है, उसने वहाँ पे आपको नाम भी नहीं दिया है कि कौन सी चीज़ है। तो ये जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, वो हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं, मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड, ठीक है। कि कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आपको जो है वो अपना कवर अप करना था कि आपने 20, 25, 30 इतना जो रेंज है उसमें मार्क लेना था। और इस बार आई डोंट थिंक 35 के ऊपर कोई जा सकता है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। लास्ट टाइम भी आई थिंक 4-5 लोग थे जो 35 प्लस ला सके थे ऑब्जेक्टिव में, पर इस बार जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। और जो क्वेश्चन है वो काफ़ी थोड़ा रैंडम लगा कि ये जो ब्लैंक पूछा है उसका ब्लैंक का सब्जेक्टिव लगा हमें। कि फॉर एग्जांपल जो एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि 3 जो है वो फार्मर्स के लिए 3 सॉल्यूशन है, उसमें उसने ABCDE लिखा था और उसमें बताया था कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उसमें एक नन ऑफ द अबव भी आंसर था। तो जो A वाला था उसमें उन्होंने लिखा था कि एग्रीकल्चर से हम जो है इनकम ग्रो करना चाहते हैं। जो सेकंड उसमें था वो उसमें लिखा था कि कुछ जेनेरिक था जो सही था आई थिंक, और लास्ट में उन्होंने लिखा था कि जो इनकम है वो स्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो अगर आप इनकम अगर स्टेबलाइज करना चाहते हो तो इनकम ग्रो कैसे होएगी, तो वो ऐसा थोड़ा क्वेश्चन में वो प्लस माइनस रहता था, तो इसलिए जो आंसर है वो हम नहीं बता पाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन के अगर आपका आंसर नहीं पता है तो कोई भी लोग है वो अच्छे से जो इसका कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ प्रेडिक्शन वैसे भी हम करते नहीं हैं, पर अगर दूसरे लोग भी बता रहे हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो 150 मार्क है हमारा इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव का 50, वो तो सब्जेक्टिव है, उसको तो आप बता नहीं सकते कि क्या आएगा। अगर आप एवरेज मार्क ले रहे हो तो ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 15-20 मार्क का अगर आपको आंसर ही नहीं पता है कि इसमें क्या आ सकता है 10-15 मार्क का, तो वो जो रेंज है वो बहुत बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 125 to 30 मार्क का अगर हम सोचें तो क्या होगा कि अगर दो या 3 2 मार्कर भी हमारे तरफ से या किसी के भी तरफ से अगर गलत हो गए तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये कट ऑफ प्रेडिक्शन में अगर आपको कोई बताएगा कि इतना आपका हो रहा है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन भी मिल गए तो भी आंसर में सबको डाउट आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले। तो एक पैराग्राफ ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री था, तो उसमें कुछ लिखा था कि क्या लिखा था कि ट्रीज भी करेंगे, फ्रूट्स भी उसमें ग्रो करेंगे, श्रब्स भी ग्रो करेंगे, ऐसा कुछ लिखा था। और उसमें जो ऑप्शन था वो टांगवा सिस्टम, कुमारी सिस्टम और फिर कुछ ऐसा 4 जो है कॉम्प्लेक्स नाम था। तो उसमें अभी वही कि इंटरप्रिटेशन में पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला उसमें सिस्टम था, पर क्वेश्चन में ये 2 है वो ऑप्शंस अवेलेबल थे और हमें आंसर आई थिंक जब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलता तब तक हम आंसर उसका नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज। तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपको एग्रो फॉरेस्ट्री करना है तो पूरा जो लैंड है उसका अच्छा यूज होना चाहिए, तो जो उसमें नो एलिलोपैथिक इफेक्ट होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप आई थिंक 2 या 3 जो ऑब्जेक्टिव थे वो एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसमें क्या हुआ, एक नो एलिलोपैथी वाला था, उससे आपको वो करना था कि सभी को ग्रो होने का चांस मिलना चाहिए, कि फ्रूट्स है, श्रब्स है, सबको ग्रो करने का। एलिलोपैथी यानी क्या कि अगर कोई ट्री है उसके
वो कोई केमिकल सिक्रीशन करता है जिससे उसके आसपास है दूसरे ट्रीज नहीं उग पाते हैं। तो अगर एलिलोपैथी है तो ऐसा होगा कि आसपास कोई ट्री नहीं उग पाएगा, पर अगर नहीं है तो अच्छे से श्रब्स या फिर ग्रास या फिर ऐसा कुछ है वो वहाँ पे उग पाएगा। तो वो होगा हमारा नो एलिलोपैथी। और हाई ग्रोथ तो होना ही चाहिए, वो सबको पता ही होगा। तो ये इसका आंसर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही करेक्ट है। ठीक है, 1 and 2 ये इसका एग्रोफॉरेस्ट्री का हो गया। अगेन आपको अगर कोई क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे से कि अच्छा ये भी क्वेश्चन था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ऑन पोल्ट्री। पोल्ट्री पे पैराग्राफ था, 2 क्वेश्चन मुझे पता है कि पोल्ट्री मीट एज परसेंटेज ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन, तो इसमें 51% आ रहा था। ठीक है, 33, 36, 20 ऐसा लिखा था, 68 भी एक था ऑप्शन, 51 था एक, तो 51 आई थिंक करेक्ट आंसर है, इसमें इतना डाउट नहीं है। फिर एवरेज एग पर कैपिटा वो भी आई थिंक पता है सबको, 101 है, इसमें ये भी हमारा जो है उसमें कुछ डाउट नहीं है, 101 ही आएगा आई थिंक, 101 या 102 जो भी था। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ऑन मनरेगा एंड PLFS। अभी यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि यार ये इकोनॉमिक सर्वे में मनरेगा के बारे में आया था, तो उसके बेसिस पे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा, पर जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे देखा, अच्छे से फाइंड करने का ट्राई किया, पर जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो मुझे वहाँ पे दिखा नहीं। PLFS में भी ऐसा ही हुआ कि PLFS में भी जो ये है मिक्स करके बना रहे हैं जो पैराग्राफ है वो, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिलेगा, पर अगर लाइन भी नहीं मिल रही है हमें कि इन 3 स्टेट्स में से हुआ है, तो जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और आंसर देना भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि स्टेट में लो एम्प्लॉयमेंट, कौन से स्टेट में लो एम्प्लॉयमेंट है और हाई यूज ऑफ मनरेगा फंड्स है, ऐसा कुछ पूछा था। और उसमें जो 5 हमारा ऑप्शन था उसमें था, और 3 हर एक ऑप्शन में 3 जो है वो स्टेट के नाम दिए थे। उसमें से 2 ऑप्शन मुझे याद है, गोवा, केरला, मेघालय था, और हरियाणा, गुजरात और केरला था। ठीक है, तो मोस्ट गुजरात है, उसमें क्या होता है, गुजरात में फंड यूज होता है, पर क्या उसका लो एम्प्लॉयमेंट और फंड यूज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसका लो एम्प्लॉयमेंट और फंड यूज कम रहता है कंपेरेटिवली। फिर जो केरला है उसमें पता था सबको कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा लो रहता है, इसलिए मनरेगा का फंड है वो वहाँ पे, मनरेगा का सबसे ज़्यादा फंड है, पुअर पर्सन वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है, और मनरेगा का फंड है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है। तो केरला पे मोस्टली लोग सही थे ऐसा मान रहे थे, पर अभी भी वही कि पुअर लोगों के बारे में पूछा था, ये लो एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा था, वो जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। तो गोवा, केरला, मेघालय और हरियाणा, गुजरात, केरला। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो नहीं पता चल रहा है, कहीं पे भी जो लाइन है वो भी नहीं मिल रही है कि ऐसा कोई पता चले कि यहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। दूसरा था रूरल वर्कर पॉपुलेशन का क्या हुआ है एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या हुआ है। तो ये आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है हमारा, तो उससे क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन है वो क्या होंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, तो जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट होगा हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आपने PLFS में या फिर आपको ऐसा आइडिया होगा कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है, तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये आई थिंक ईजियर साइड ऑफ क्वेश्चन हम मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 3 सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स प्रॉब्लम। ये मैं आपको बता रहा था वो कि वहाँ पे कोई जो भी पैराग्राफ लिया था उसमें कोई 3 सॉल्यूशन की बात की गई थी, तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे नन ऑफ द अबव भी था और ये भी एक था कि ग्रोइंग इनकम, फिर कोई एक जेनेरिक तीन सॉल्यूशन बताया था उन्होंने, हर एक जो ऑप्शन था उसमें 3 लिखा था। 2-3 तो ऐसे ही वो एलिमिनेट हो रहे थे, पर डाउट ये दोनों में है कि ग्रोइंग इनकम एंड स्टेबलाइजिंग इनकम। तो अभी ये आ सकता है कि नहीं, वो पता नहीं है। नन ऑफ द अबव था, कुछ लोगों ने नन ऑफ द अबव भी किया है, और ये सेकंड वाला है वो भी कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप में इसको पता है कि इसमें क्या है, कि आपको पता है कि ये कहाँ से आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसका हो गया। नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट है जनमन और जुगा के ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें स्कीम एक्स और स्कीम वाई लिख दिया था वो, तो ऐसा इनडायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये जनमन और जुगा है। कंपेरेटिवली ईजियर क्वेश्चन था,
रेयर क्वेश्चन है कि स्कीम का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसमें भी जो क्वेश्चन था वो आई थिंक थोड़ा डायरेक्ट ही था, उतना ये वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन था जिसने लोगों को प्रॉब्लम किया होगा। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम जुगर, तो कौन सा है, तो ऑल ऑफ द अबव आ रहा था कि 5 ऑप्शन दिए थे और लास्ट में लिखा था कि ऑल ऑफ द अबव है, तो मोस्टली उसमें ऑल ऑफ द अबव ही आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव पता ही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, एक हेल्थ वाला है, एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वाला है, तो वो सब रेलेवेंट लगा, तो वो ऑल ऑफ द अबव आएगा, इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी देखिए ये कैसे बंदा याद करेगा कि जो पीआईबी में लिखा है उसमें क्या लिखा होगा कि ये जो स्कीम है उसमें डेवलपमेंट एक्शन प्लान के थ्रू, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब उसके थ्रू उसमें फंडिंग होगा, ठीक है। पर अभी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान का पहले का नाम बताइए, पहले वो कौन से नाम से जाना जाता था। तो इसमें मुझे आंसर तो मिल गया, पर आई डोंट थिंक किसी ने इसमें इतना रिस्क लिया होगा, या फिर जो आपको लगा कि इसमें गैस कर सकते हैं वही किया होगा। ट्राइबल सब प्लान है वो उसका आंसर आएगा। आपको आई थिंक याद आ गए होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है। ये कहीं पे जल्दी मिल नहीं रहा है क्वेश्चन। थर्ड है इनोवेटिव स्कीम्स अंडर पीएम जुगर, तो ये भी एक क्वेश्चन था और इसमें तीन चीज़ें दिए थे कि इसमें से ये सब चीज़ें हो सकती है। उसमें एक था ट्राइबल होम स्टे था विच वॉज इनोवेटिव, फिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉरेस्ट राइट वाला एक था, और तीसरा था इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, और उसने लिखा था एंड प्राइवेट, दोनों लिखा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों का, तो गवर्नमेंट क्यों, प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट उसको क्यों फंड्स देगा, तो वो वाला है वो गलत था, और जो दूसरा 2 था वो सही था, यानी कि ओनली 2 वेर करेक्ट। इसमें जो है ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा आंसर, तो उसमें प्राइवेट स्कूल वो डाल दिया था, इसलिए वो वाला गलत हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ऑन क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें एक पैराग्राफ था, पहले उसमें एक राबी क्रॉप, इसमें लिखा नहीं था कौन सा है, उसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें ABC ऐसा लिखा था, फिर ए के बाद लिखा है कि ये जो है वो विंटर मंथ्स में होता है, ये जो है वो मॉनसून मंथ में होता है। पहले फर्स्ट वाला था वो ज़ईद था आई थिंक, सेकंड वाला था वो समर वाला था, और थर्ड वाला था वो विंटर वाला था। ऐसा था कि ABC, तो ए वॉज ज़ईद, B वॉज आई थिंक यस B वॉज खरीफ एंड C वॉज रबी। तो उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा है, विच वन ऑफ द अबव इज फ्रॉम C, ऐसा। तो यानी कि वो राबी पूछ रहा था, तो राबी है हमारा, चिकपी आएगा आंसर। बीटर गोट भी इसमें था, और जो भी क्वेश्चन थे इसमें सेसमम भी था, तो चिकपी है वो हमारा राबी क्रॉप है। अभी देखिए ये ऐसा नहीं पूछ रहा है कि कौन सा राबी क्रॉप है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, उसमें से कॉन्टेक्स्ट जानिए कि ABC कौन कौन सा है, और उसमें से आपका इंटरप्रिटेशन अभी सही है तब आप बताइए कि इसमें क्या है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट अवे आपको ऑप्शन में दे दिया कि आपको पता चल जाएगा। अगर जनरली लोग क्या सोचते हैं कि पहले खरीफ होगा, फिर राबी होगा और फिर ज़ईद होगा, पर अगर आपने जल्दी में अगर पढ़ लिया और आपको पता नहीं चला तो आप क्या करेंगे, अरे यार ये लास्ट में तो ज़ईद आता है, तो ज़ईद में कौन सा होगा, बीटर गॉट होगा, कर देता हूँ मैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो ऐसे आपको अच्छे से जो है पैराग्राफ पढ़ना था। वन ऑफ द रीज़न कि इतना क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चंस लेंथी थे, पैराग्राफ अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए जो लोग हैं वो अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, याद रखने में नहीं रहेंगे वो ज़्यादा, और अगर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो वो याद भी नहीं रहेगा। 1 मार्कर थे उसमें ईजियर साइड थे, तो वो सबको याद थे, तो वो मिल जाते हैं आपको इजीली, ठीक है। तो ये है हमारा चिकपी वाला आंसर आएगा। फिर एक ब्लैंक दिया गया था, उसमें फिर आगे लिखा था कि इसमें इंटरक्रॉपिंग होता है, क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉपिंग लिखा था, और उसको कैसा बोलेंगे, तो उसको आई थिंक उसका आंसर मल्टीपल क्रॉपिंग आएगा। इसमें मैं आई थिंक 90% श्योर हूँ कि इसका आंसर है वो मल्टीपल क्रॉपिंग आ सकता है, क्योंकि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग भी था, मल्टीपल क्रॉपिंग भी था, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जहाँ पे इरिगेशन एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन है और वो सब है, तो वहाँ पे कौन सी, ये फिर एग्जाम्पल्स दिया था इंटरक्रॉपिंग किसका टाइप है, तो जो इंटरक्रॉपिंग है वो मल्टीपल क्रॉपिंग का ही टाइप हो गया कि उसमें एक से ज़्यादा जो है वो हम क्रॉप्स हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग वाला एक हो गया।
और ये वाला था टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इट इज़ एन ईजियर क्वेश्चन, वो तो 55 to 48 जो रेंज है वो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ऑन एसईजेड। अभी इसमें लिखा था जोन, ऐसा ही लिखा था, एसईजेड नहीं लिखा था, वो आपको इंटरप्रेट करना था कि ये कुछ जोन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है, तो उसके बेसिस पे आपको याद करना था। तो एसईजेड वाले में क्या है, पहला क्वेश्चन तो ऐसा था कि टोटल एसईजेड कितना है, तो इंडिया में टोटल कितने ऐसे जोन है। तो अभी ऐसा तो किसी को भी ऐसा याद तो नहीं होगा, अगर किसी ने रैंडमली कहीं पे पढ़ लिया तभी पता होगा कि 272 या 273 जितने एसईजेड हैं। तो ये है, ये क्वेश्चन था और आई थिंक यही इसका आंसर आएगा 270 के आसपास। नेक्स्ट था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जोन्स। ठीक है, ये आई थिंक इसमें मैं श्योर हूँ कि इसमें लिखा था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, फिर उसमें ये भी लिखा था कि इंपोर्ट लाइसेंस है वो नहीं रिक्वायर्ड है, और तीसरा कुछ लिखा था जो आई थिंक जेनेरिक था, जो करेक्ट था। तो वो तीसरा जो जेनेरिक था वो करेक्ट था, और नो इंपोर्ट लाइसेंस वाला ये भी करेक्ट है, पर ये एक है जो मैन्युफैक्चरिंग वाला वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सर्विसेज भी इसमें ऐड की गई है। सर्विसेज भी पहले से ही उसमें है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों चीज़ें इस जोन में होती है। ठीक है, तो इसमें भी वही कि दो ही ऑप्शन थे वही करेक्ट थे, ऑल ऑफ द अबव इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें ये जोन वाले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि जो पैराग्राफ है उसमें इटालिक्स में हमने एक स्कीम दी है, उसके बेसिस पे उसका कुछ फंडिंग का क्वेश्चन था जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, और जो उन्होंने जो फंडिंग पैटर्न पूछा था कि 10%, 15%, 25%, वो भी काफ़ी प्लस माइनस वाला ही था। तो मोस्टली लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, पर लोग बता रहे हैं कि इसका आंसर 25% आएगा। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जिसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ इसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन मार्क कर दिया है, पर क्वेश्चन ऐसा था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड का कोई फंड है जो उसने लिखा था कि 69th मीटिंग है 1993 में हुई है, उसमें नाबार्ड ने कुछ 10 करोड़ वाला कुछ फंड बनाया है। सीडीएफ तो वहां पे लिखा ही नहीं था, कहीं पे भी ये नहीं लिखा था, और उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं था सीडीएफ पे। ठीक है, पर सीडीएफ कुछ 10 करोड़ का कुछ फंड बनाया है, उसके बेसिस पे उन लोग ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं कि वो फंड्स किसको देता है, ब्लैंक एंड आरआरबीस। ठीक है, ऐसा था, और इसमें फिर ऑप्शन दिए गए थे, पीएसीएस दिया गया था, ये डीसीसीबीस दिया गया था, और बीएस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस दिया गया था। तो ये सब उसमें ऑप्शन में था, और एबीसीडी ऑप्शन ही था, तो उसमें से ब्लैंक एंड आरआरबीस ऐसा पूछा था। अभी मैंने सीडीएफ है उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू गया मैं, तो वहाँ पे मैंने देखा पैक्स को भी देते हैं, डीसीसीबीस को भी देते हैं, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस को भी देते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि अभी उसने जहाँ से पैराग्राफ लिया है उसमें क्या आएगा ब्लैंक में वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि डीसीसीबीस को भी दिया तो जाता ही है पैसा, पैक्स को भी दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही वो आई डोंट थिंक कोई इसको प्रेडिक्ट कर पाएगा। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है कि किसी को अच्छे से याद है तभी वो इसमें आंसर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फंडिंग विल बी यूटिलाइज फॉर। तो उसने 3 जो है जेनेरिक दिया था कि इसमें कुछ फंड यहाँ पे जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, वो ऐसा कुछ लिखा था। तो इसमें लोग बता रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव आ सकता है। ठीक है, अगेन पता नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ बता नहीं सकते कि काफ़ी ये भी वही कि मुझे लगा कि नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट में से ये उठाया है, पर जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनसीडी के बारे सीडीएफ के बारे में। अभी जो 1 मार्कर है वो कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन है, आप गिन सकते हैं, गिना देता हूं मैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गया हमारा। और अभी दूसरा 2 क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो आप बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट है हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन, जो आई थिंक कंपेरेटिवली इजियर साइड था, पर इसमें ऐसा ही होता है कि 2 मार्कर आपने देख लिया तो क्या होता है कि मेंटल स्टेट है वो थोड़ा आपका हो जाता है कि यार इतना सारा टफ पूछा, ये हो गया वो हुआ है। तो इससे जो गलतियां हैं वो लोगों की कंपेरेटिवली
ज़्यादा होती है फिर। तो ये क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला कुछ क्वेश्चन था नेशनल मिशन के बारे में कोई क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि सॉइल मॉइस्चर है वो किस में वो किया जाता है, तो उसका आंसर आता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, विच वाज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। दूसरा था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आई थिंक उसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसमें लोग बता रहे हैं कि सर्टिफिकेशन और अंडर NF नहीं होता है, पर अगर आपके ऑफिशियल स्कीम डॉक्यूमेंट में जाएंगे सॉरी, अगर आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाएंगे और या फिर अगर माई स्कीम पोर्टल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, तो वहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव में प्रॉपरली लिखा है कि सर्टिफिकेशन यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली है वो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द कोर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें फार्मर आंसर आएगा। इसमें आई थिंक सब श्योर है कि फार्मर है वो फोकल पॉइंट है इसका। ठीक है। फिर किसान सुविधा ऐप के बारे में क्वेश्चन था कि केस स्टडी बेस्ड की एक फार्मर है, उसको ये ऐप के बारे में पता चला, उसको 5 दिन आगे का मौसम है उसमें पता चल जाएगा, उसमें उसको एग्री मार्केटिंग का है वो भी उसको इसमें क्या क्या हो रहा है वो बेनिफिट मिलेगा, तो वो उसका किसान सुविधा ऐप आएगा। और कंफ्यूज करने के लिए आपने उसको किसान मित्रा ऐप भी दिया था उसने, तो कुछ लोगों ने किसान मित्रा ऐप भी इसमें टिक किया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल, अगेन सिंपल क्वेश्चन हेलिकर आएगा इसमें वही कि आपको याद करना है कि ड्रॉट ब्रीड ऑफ काउ कौन सी है, फिर मिल्च ब्रीड कौन सी है और ड्यूअल टाइप कौन सी है, तो इसमें ये हेलिकर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर किसको बोला जाता है, तो 1 to 2 हेक्टर जिसके पास फार्म होल्डिंग है उसको स्मॉल फार्मर बोला जाता है, वो कंपेरेटिवली आई थिंक इजी क्वेश्चन है। फिर ये सबसे इजी क्वेश्चन पेपर का कि पंचायत का टेन्योर कितना होता है, तो 5 ईयर का होता है। ठीक है। फिर ये अगेन एक फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि इमर्जिंग मार्केट वाली इंडेक्स है उसके बारे में पूछा था, तो उसमें क्या है, तो कौन सी इंडेक्स है और वो मनी को क्या बोला जाता है, 2 ब्लैंक दिया गया था, JP मॉर्गन इंडेक्स थी और हॉट मनी बोला जाता है, वो आंसर था इसका। फिर एक एग्री क्लिनिक बेसिस पे था क्वेश्चन, उसमें 3 केस स्टडी दिया गया था कि एक कोई पर्सन है उसको अपना फील्ड है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कोई पर्सन है उसको जानकारी लेनी है कि ये एग्रीकल्चर है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कैसे आ सकता है, तो ऐसे 3 उसने केस स्टडी दिया था। तो जो उसमें आंसर आएगा वो ऑल ऑफ द वो बोल रहे हैं लोग, अभी पता नहीं केस स्टडी में वो लोग कुछ प्लस माइनस किया हो तो, कि उसमें बताया था, वैसे जो पैराग्राफ था उसमें तो बताया था अच्छे से कि PhD वालों को या फिर एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स है उसको ही वो प्रोवाइड किया जाएगा, पर डायरेक्टली उसमें लिखा नहीं था कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट है कि नहीं, तो वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन ही रहेगा वो क्वेश्चन। और लास्ट में था संसद आदर्श ग्राम योजना, और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव या ऐसा कुछ दिया था, उसमें लोग बोल रहे हैं कि ऑल आंसर आएगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव। होपफुली आपने जो नेगेटिव है वो कम किया होगा, क्योंकि जो पेपर है वो टफर साइड था ऑब्जेक्टिव का, और लोग वही बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव है वही आपको मेरिट में लाएगा, पर आई थिंक इस बार वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में और डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से मार्क रिकवर किया है तो ये सब आपका आई थिंक बैलेंस आउट हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको ही टफ लगा है, सबको वो मॉडरेट टू टफ लेवल का ही लगा है कि क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं थे, और अभी आंसर है उसको जानने में भी उतना प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सिमिलर जो जैसा ही RBI में हुआ है वैसा भी यही भी हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन में लोगों का डिफरेंस हो सकता है, और जो आंसर है उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है, मेरा भी कोई आंसर है प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर वही पब्लिक फोरम में हम बात करेंगे कि इसमें क्या आएगा, इसमें मुझे ये याद है, तभी आपको पता चलेगा कि आंसर्स ये आ सकता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा 10 ऑब्जेक्टिव। मैं ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल टेक अवे क्या है। इंग्लिश है वो इजी टू मॉडरेट जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था, डिस्क्रिप्टिव है वो अगेन इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट मान सकते हैं आपको अगर मानना है तो, ऑब्जेक्टिव हम बोलेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे जिसको आपको डेफिनेटली करेक्ट करना था बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है। होप आप सभी को अभी नाबार्ड का एग्ज़ाम है वो अच्छा गया हो, और रिजल्ट्स है वो 1 to 1.5 मंथ में एक्सपेक्टेड है। अगर आपका अच्छा गया है तो आप इंटरव्यू की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अपने साइड से
चालू कर सकते हैं, ठीक है। अभी IRDAI की भी एग्ज़ाम आ रही है 6 को, तो आपको उसका भी प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।